बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो हमारा इनकम टैक्स शॉर्ट फाइलिंग का जो कोर्स है, ये इसका 14वां लेक्चर है। और जैसा कि मैंने 13वें लेक्चर के अंदर आपको बता दिया था कि हम जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम एओपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी की हम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखेंगे कि एओपी की टैक्स फाइलिंग किस तरह से की जाती है। उसकी वर्किंग पहले बनाएंगे और उसके बाद हम इसकी जो है वो टैक्स फाइलिंग सीखेंगे कि इसकी जो है ना वो पोर्टल के ऊपर कैसे आपने डाटा अपलोड करना है। अच्छा, इससे पहले हमने जितना भी टैक्स फाइलिंग की है ना, जिस जिस भी फील्ड की या जिस भी सोर्स ऑफ इनकम की, उसमें हमने 1 साल का डाटा यूज किया है। अब इसके अंदर यह है कि मैं ना आपको 2 साल का डाटा जो है ना वो डाल के तो कंपेरिजन के साथ आपको बता देता हूँ कि हम ना किस तरह से इसकी जो है ना वो फाइलिंग बनाएंगे या किस तरह से इसका जो है ना वो टैक्स चार्ज होगा, सारी चीजें। सो मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास ना एक एओपी फर्म है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी फर्म है, और इसका ये पिछले साल की टैक्स रिटर्न मैंने खोली हुई है 2025 की। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फर्म का नाम आ रहा है, इनका एनटीएन सीएनएस, ये डेट आ रही, और ये अगर आप देखें यहाँ पे तो टैक्स ये 2025 आ रहा है। ठीक है, तो आज मैं इसका डाटा यूज करता हूँ और इसी के डाटा को यूज करते हुए जो है ना हम इसकी जो है वो टैक्स फाइलिंग की पहले वर्किंग बनाते हैं, फिर हम इसको जो है ना रिटर्न को फाइल करना भी सीख लेते हैं। मैं जी जुबैर साहब। सर आवाज आंदी थी पई है लेकिन जिस तरह पिछले लेक्चर च आंदी है ना उस तरह नहीं आ रही। अ, थोड़ी आवाज घट भी लगती। आवाज मैं फिर थोड़ा सा मुझे लगा फिर ऊंची बोलना पड़ेगा। अच्छा, अभी देखें आवाज ठीक आ रही है? ठीक पिछले सर तो लग आवाज तो रही। आ रही। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज ठीक आ रही? जी जी सर आ रही है, आवाज सही आ रही। जुबैर भाई, फिर ना आई थिंक आपका ना इंटरनेट का इशू है, आपका इंटरनेट स्लो है। क्योंकि अगर इशू होता ना इस- मेरी तरफ से तो वो जुबैर उसको डॉक्टर साहब को भी जो है ना आवाज नहीं आनी थी, वो मसला होना था। आप थोड़ा सा अपनी जरा ठीक। लोकेशन चेंज करके देखें। चलो ठीक है सर, ठीक है। मैं जरा कोशिश कर रहा था थोड़ा सा ऊंची बोल लेता हूँ ताकि आवाज मजीद क्लियर हो जाए। जी अच्छा, अभी ये जो मेरे सामने एक रिटर्न खुली हुई है, एओपी फर्म की रिटर्न है, तो मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ कि जो मेरी एक्सेल की शीट है ना उसके ऊपर ये सारा डाटा जो है ना उतार के एक्सेल की शीट के ऊपर जो है ना लिखता हूँ। अच्छा, ये जो मेरे पास एओपी फर्म है ना, ये है सर्विस प्रोवाइडर फर्म है, यानी कि ये जो है ये कोई मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग नहीं है, ये सर्विस प्रोवाइडर फर्म है। यानी कि इनकी जो है वो आईटी की सर्विसेज है, ये आईटी ये सॉफ्टवेयर हाउस है एक ना, तो ये आईटी की सर्विसेज देते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इनकी सर्विसेज है। उसके साथ साथ वेब डेवलपमेंट है इनकी, और वेबसाइट होस्टिंग है, मतलब ये वाली इनकी सर्विसेज है। तो पिछले साल का जो इनका रेवेन्यू है वो ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर इसके इसके साथ साथ ये इनके सारे एक्सपेंस हैं। सो इसके मुताबिक हम जो है ना इनकी वर्किंग बनाएंगे। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं पहले तो ना यहाँ पे सारा इसका पिछले साल का जो डाटा है ना वो सारा ना यहाँ से उठा के ना इधर ना कॉपी पे पेस्ट करता हूँ 2024 का, फिर 2025 का जो डाटा है वो हम खुद बनाएंगे। अच्छा जी, इनका देखें, इनका क्योंकि सर्विसेज का बिजनेस है, सो इनका जो है ना वो रेवेन्यू आ जाएगा। रेवेन्यू के बाद क्या है, इनका कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर इनकी जो है ना ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, हाँ इसमें कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर हम एक चीज डाल सकते हैं कि अगर ये कोई ऐसे सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं जो कि इनको रीसेल के लिए काम आते हैं, या जैसे ये होस्टिंग परचेज करते हैं, तो होस्टिंग की जो अमाउंट होती है ना जो ये इंटरनेशनल पे करते हैं, उसको ये अपने कॉस्ट ऑफ सेल में डाल सकते हैं कि जो इन्होंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है डिफरेंट जगह पे, उसको ये अपनी जो है ना ये कॉस्ट ऑफ सेल बना सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जो है ना इनकी उस तरह से कोई जो जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग वाले बिजनेस की होती है ना कॉस्ट ऑफ सेल, उस तरह से इनकी कोई कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। लेकिन इनकी जो सब्सक्रिप्शन होंगी जितनी भी इन्होंने जो है ना किसी भी जगह से इन्होंने को जैसे होस्टिंग के लिए है, क्लाउड को दिए हैं पैसे, या फिर इन्होंने जो है ना वो किसी कोई ऐप इन्होंने परचेज की वहां पे दिए, कोई सॉफ्टवेयर इन्होंने खुद परचेज किया तो उनकी जो इन्होंने कोई सब्सक्रिप्शन दी है, ठीक है, तो उसके जो है ना जो भी पैसे होंगे वो ये अपनी कॉस्ट ऑफ सेल बनाएंगे। सो अभी ये हम जो है ना इसकी वर्किंग जो कॉस्ट ऑफ सेल की 2025 के अंदर करेंगे। 2024 का डाटा मैं फिलहाल वैसे कॉपी पेस्ट करता हूँ जैसे इनका यहाँ पे इंटर किया हुआ है। इसके बाद इनके आ जाते हैं जनाब एडमिन एक्सपेंस में रेंट है। ठीक है, ये इनके जनाब टैक्सेस हैं, ये इनकी सैलरीज हैं, ये इनका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है, ये इनका बिजली पानी गैस के बिल्स हैं,
ये इनके इंटरनेट और दूसरे जो स्टाफ के वो बिल पे करते हैं मोबाइल वगैरह के, वो है। ठीक है, और ये जो है ये है इनका ऑफिस की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, और ये इनकी एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन के ऊपर इन्होंने कुछ अखराजात किए हैं, वो है। और ये इन्होंने जनाब हमारी कंसल्टेंसी फीस दी है, ये वो आ गई। और एट द एंड ये जो है इनके अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि ऑफिस के इसके अलावा कोई भी एक्सपेंसेस हैं तो सारे अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे। फार्मूला मैं यही वाला दोबारा इधर से उठा के इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फार्मूला यही वाला सारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी फार्मूला वही वाला कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये फार्मूला ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। अच्छा जी, ये मैंने इनका सारा जो डाटा है ये मैंने सारा उतार लिया है पिछले साल का। ठीक है, इसको मैं सॉरी इस वाले डाटा को मैं अभी फिलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ 2025 के अंदर, ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, ये हमने इनका डाटा सारा उठा लिया है। क्या है इनके डाटे में कि इस कंपनी का जो है ना रेवेन्यू है 4 करोड़। ठीक है, और उसके बाद इसके ये सारे बाकी एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तकरीबन जो इनका जो है रेवेन्यू जो और एक्सपेंस जो है निकालने के बाद इनका जो प्रॉफिट है ना, वो इनका थोड़ा सा बचता है। इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इक्वल टू तकरीबन को 3 साढ़े 3 लाख इनका प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, ये देखें ये इनका प्रॉफिट है। एक्चुअली इनका जो है ना इशू ये है कि असल में ना ये जो था ना जिस सॉफ्टवेयर हाउस की मैं ये फाइलिंग कर रहा हूँ या आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस है जो 2024 में तो ये सॉफ्टवेयर हाउस सही चला रहे थे प्रॉपर। 2025 में इन्होंने किसी एक और कंपनी के साथ जाके इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया, और फिर उस कंपनी ने इनके अकाउंट से जो है ना काम टोटली बंद हो गया, और उस कंपनी के अकाउंट पे जो है काम चल रहा था। लेकिन फिर कोई इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इनके जो कंपनी जो जो एओपी का जो बैंक अकाउंट था ना, उसको इतना यूज किया गया कि उसके अंदर तकरीबन कोई 6 से 7 करोड़ की जो है ना वो ट्रांजैक्शन की गई पूरे साल में। अब वो ट्रांजैक्शन भी सारी लोकल थी, क्योंकि जब ये सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे थे तो सारा इनका आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज का काम था। लेकिन इस साल में क्या हुआ कि सारी इनकी जितनी ट्रांजैक्शन थी सारी की सारी इनकी लोकल ट्रांजैक्शन थी। इसलिए फिर टैक्स से इनको बचाने के लिए ये सारा जो है ना ये सारे हरबे इस्तेमाल किए गए कि जनाब इनके जो है एक्सपेंस ज़्यादा शो किए गए और सारी चीज़ें जो है ना देखी गई, ताकि इनको जो टैक्स है वो मिनिमम सा टैक्स इनको पड़े, कम से कम इनको टैक्स लगे और बहुता इनको जो है टैक्स ना देना पड़े। इसीलिए ये सारे जो है ना काम वो इनके करने पड़े। अच्छा जी, चूंकि अब ये जो बिजनेस है ये इनका है सर्विसेज का, या जो एओपी जो फर्म जो प्रोवाइडर है ये है सर्विसेज की। सो इस सूरत में इनका ये जो सेल ये जो परचेज और ये जो है ना इनका क्लोजिंग स्टॉक वगैरह जो पोर्शन है, ये तो इनका 0-0 हो जाएगा ना, इससे अंदर इनका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम 0-0 कर देते हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पे आते हैं 2025 के अंदर। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि इस कंपनी की टैक्स या 2025 के अंदर जो सेल है, यानी कि जो इनकी सर्विसेज जो इन्होंने प्रोवाइड की हैं, वो है जनाब 3,32,45,675 रुपए की। ठीक है, ये हमने एक अज्यूम की अमाउंट, ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, हमने एक अज्यूम की अमाउंट ये वाले। ये जनाब इनकी सर्विसेज हैं, जो कि हम यहाँ पे सेल के बजाय हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं सर्विसेज का। ठीक है, ये इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की हैं। अब इसके ऊपर इनको कुछ कॉस्ट आई है किस चीज की, जो कि इन्होंने सब्सक्रिप्शन लिए हैं या इन्होंने कोई परचेजिंग, हम यहाँ पे ना परचेजिंग को जो है ना वो इन सेंस ऑफ ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन। इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किए, इन्होंने कोई होस्टिंग परचेज की, इन्होंने कोई क्लाउड को पैसे दिए, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह इधर उधर इन्होंने को पैसे दिए, तो वो इनकी ना एक यानी कि इन्होंने को जितने भी पूरे साल में हम देखेंगे इन्होंने कौन कौन सी सब्सक्रिप्शन लिए हैं, उन सब का टोटल करेंगे। अगर इन्होंने डॉलर में पैसे दिए उनको पीकेआर में कन्वर्ट करके हम वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। मैं कहता हूँ कि वो जनाब इनकी जो टोटल सारी जो चीजें डाल डूल की जो इनकी अमाउंट बनती है ना, वो इनकी ना 9,87,652 रुपए बनती है। ठीक है, तो ये मैंने इनकी यहाँ पे डाल दी, जो कि इनके कॉस्ट ऑफ सेल हमने बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हमने ऑटो इसको लिंक किया हुआ थी, यहाँ पे इनकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। सो अब इनका जो ग्रोस प्रॉफिट है वो है 3,22,00,000 रुपए। अब इसमें से हमने निकालने हैं इनके एडमिन एक्सपेंस। अब एडमिन एक्सपेंस में क्या क्या आ जाता है, एक तो इनका आ जाता है रेंट।
देखें अब इनका जो पिछले साल का जो रेंट डाला गया था वो 13,70,000 था। तो इसका मतलब यह है कि हम इसका सीधा सीधा फार्मूला ये लगाएंगे कि 13,70,000 रुपये पिछला इनका जो रेंट है ना, ठीक है, उसमें हम 10% इंक्रीज कर देते हैं, इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाय 10%। तो ये बनेगा 1,37 प्लस ये, तो 15,07,999 रुपए। हाँ, 15,07,099 ये इनका बन जाएगा रेंट ऑफिस का। वैसे कम भी हो सकता है, हम मतलब हम लाजमी नहीं है तो हम एक एस्टिमेट लगा रहे हैं ना, वैसे कम भी हो सकता है कि पहले इनका जो ऑफिस था उस पर ज्यादा रेंट हो, और अभी जो इन्होंने जो ऑफिस चेंज किया है उसका हो सकता है रेंट कम हो। ठीक है, तो हम एक अजम्पशंस कर रहे हैं। ठीक है, जरा चले, मैं ये भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ जनाब इनका जो है ना इस दफा रेंट वो जनाब 5,76,800, हाँ ये हम रेंट डाल देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद टैक्स फिलहाल इनका इस दफा कोई नहीं है, इसको मैं फिलहाल जीरो कर देता हूँ, क्योंकि इन्होंने अभी कोई टैक्स नहीं, इनका कोई पहले ऑलरेडी कोई टैक्स नहीं कटा, कोई इन्होंने टैक्स नहीं दिया, क्योंकि इनकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज थी। सो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर फिलहाल अभी मैं टैक्स नहीं लिख रहा, ये मैं टैक्स बाद में लिखता हूँ। मैं आगे अभी आपको समझाता हूँ कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर आपने टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करना है। मैं अभी ये इसको जीरो लिख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद इनकी सैलरीज हैं। सो सैलरी जो इनकी है इस दफा की सैलरी इन्होंने जनाब दी है 2,66,578 रुपए। ओ सॉरी, किधर चला गया? हाँ, 2,65,78,423 ये इनकी जनाब इस दफा की जो है वो सैलरीज है सारी टोटल ओवरऑल। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे इनका प्रॉफिट आ गया है, किधर चला गया है, ये नेट प्रॉफिट अभी तक ये आ रहा है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ दो एक्सपेंस डालने हैं, अभी हमने सारे बाकी एक्सपेंस डालने हैं। मैं साथ साथ इनका सारा ना आपको फैक्ट भी दिखाता जाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये चीज डाल गई। उसके बाद क्या है, इनका ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस वगैरह है। तो इस वक्त चूंकि फ्यूल भी महंगा था, सो मैं इसको कहता हूँ कि इनका जो है ना ये है ट्रैवलिंग का इनका एक्सपेंस है। ठीक है, उसके बाद इनका जो बिजली पानी गैस के बिल हैं ये डाल देते हैं। कम्युनिकेशन एक्सपेंस है इनका जनाब 45,000, सॉरी इक्वल टू 45,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये इनका जनाब इसका इंटरनेट वगैरह के बाकी सारे बिल शिल आ गए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे कोई एक्सपेंस नहीं किया, बल्कि हर साल ऑफिस के अंदर जो है ना पेंट होता है, ये लोग कराते हैं। ठीक है, सो हम 1,35,000 का जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस डाल देते हैं। ऑफिस की स्टेशनरी वगैरह आ गई, ये डाल दी हमने। ठीक, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो है इनका एक्सपेंस आ गया। और उसके बाद इन्होंने जो जो कंसल्टेंट को जो इन्होंने फीस पे किया है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये सारी फीसें आ गई। और एट द एंड क्या है कि इनका जो है ना यहाँ पे कुछ अदर ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो अभी अगर हम देखें तो टोटल सारे एक्सपेंस वगैरह डालने के बाद ये सारे इनके एडमिन एक्सपेंस डाल दिए हमने, बल्कि मैं एडमिन एक्सपेंस थोड़े से कम कर देता हूँ, इसको मैं ठीक है, लेकिन सारे एक्सपेंस डालने के बाद इनका कोई 3,92,00,000 रुपया जो है ना वो 9,21,000 रुपया जो है ना इनका सारा एक्सपेंस आ गया, एडमिन एक्सपेंस प्लस इनके कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। तो टोटल इनका एक्सपेंस हो गया हमारे पास यहाँ पे, ये देखें एडमिन प्लस ये, अगर हम इनको दोनों का प्लस कर लें तो जो टोटल हमारे पास एक्सपेंस बनेंगे वो 3,19,00,000 रुपया बनेंगे। इससे टोटल जो रेवेन्यू है वो है यानी कि 3,32,00,000। तो बाकी प्रॉफिट आ गया हमारे पास कितना, 13,36,000 रुपए। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे टैक्स की अमाउंट खाली छोड़ी थी। टैक्स हमने कैसे कैलकुलेट करना है? अब मैंने आपको पहले क्या बताया था कि सॉफ्टवेयर हाउस है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं। अच्छा, ये भी आप अपना एक पॉइंट क्लियर कर लें कि अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या आप एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं तो आपकी जितनी भी पेमेंट्स है सारी आपको बाहर से एज ए रेमिटेंस आती हैं। और उसके साथ साथ एक तो आप बाहर सर्विस दे रहे हैं, आपको रेमिटेंस आ गई, दूसरा आप कुछ लोकल भी सर्विस देते हैं, यानी कि पाकिस्तान में भी आप अपना डिफरेंट लोगों का जो है सॉफ्टवेयर वगैरह बना के दे रहे हैं या होस्टिंग का काम कर रहे हैं। सो होगा क्या कि अगर तो आप प्रॉपर सारी सर्विसेज आप दे रहे हैं बाहर, आपके एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं और आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड भी हैं एज अ सॉफ्टवेयर हाउस,
तो आपके जितने भी बाहर से पैसे आएंगे, जितनी भी बाहर से आपकी रेमिटेंस आएगी, आपको उसके ऊपर 0.25% टैक्स लगेगा। बैंक आपका बात का होता है कि बैंक काट लेता है, जैसे पैसे आते हैं बाहर से बैंक काट लेता है पैसे। अगर बैंक ना भी काटे तो एट द एंड ऑफ ईयर आपने खुद वर्किंग करके, अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस से रजिस्टर्ड हैं तो आपने 0.25% टैक्स पे करना होता है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपने 1% टैक्स पे करना होता है। ये मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, ये मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, सेल की बात कर रहा हूँ। टोटल जितने अमाउंट की आपने सर्विसेज दी हैं उस अमाउंट की, प्रॉफिट की नहीं। लास्ट में हमने देखा था बिजनेस इनकम के अंदर क्या होता है, लोकल जो बिजनेस होता है उसके ऊपर क्या होता है कि प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन जो एक्सपोर्ट सर्विसेज हैं इसके ऊपर क्या होता है, आपकी इनकम, टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है सॉफ्टवेयर हाउस से, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस से या पाकिस्तान एक्सपोर्ट बोर्ड से, तो आपको लगेगा 0.25% रेट। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो 1% लगेगा। सो मैंने आपको बताया कि ये जिस कंपनी की फाइलिंग हो रही है या जिस एओपी फर्म की फाइलिंग हो रही है, ये क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है और इनके टोटल जो रेवेन्यू है वो इनका कितना है, 3 करोड़ 32 लाख। सो मैं यहाँ पे इसका टैक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ, इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय, चूंकि मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड पर्सन है, मल्टीप्लाई बाय 0.25%। तो आप देखें कि इनका माइनस सा टैक्स बना है कितना, 83,000। और अगर हम इसी को ही करें, अगर ये रजिस्टर्ड ना होते तो इनका, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि इनका अच्छा खासा टैक्स बनना था। इसका 1% ले लें आप, कितना बन रहा है, 32 लाख का। यानी कि इसका अगर आप डिफरेंस दोनों का लें तो तकरीबन 2 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए का इनका बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। अब पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड जो है, जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड जो है, वहां से अगर कोई एक सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर्ड करते हैं ना, तो उसका मैक्सिमम मैक्सिमम जो अगर खर्चा आता है ना, मतलब उसकी कोई 20-25 हज़ार रुपये फीस है। बाकी जो कम से कम जो आजकल हम चार्ज कर रहे हैं, टोटल हम जो एक्सपोर्ट जो बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करा के दे रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउस की, 65,000 में करवा के दे रहे हैं। तो आप देख लेंगे कहाँ पे साल का 65,000 चला गया और कहाँ पे 2.5 लाख की बचत होगी। तो ये ना आजकल लोग कम ही सोचते हैं। सो खैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अब इनका टैक्स कितना बना, 83,000। तो हम यहाँ पे ये अमाउंट भी डाल देते हैं। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनके बैंक में जब पैसे आए तो उस वक्त बैंक ने इनके इस अमाउंट, ये वाले परसेंटेज के हिसाब से इनके पैसे जो है वो डिडक्शन कर ली हुई है। कितनी डिडक्शन किया है, 83,111। ठीक है, ये इनके जनाब टैक्स भी कट किया हुआ है। सो अभी इनका जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया, 12,53,000 रुपए। ठीक है, ये इनका जो है ना वो बैंक का प्रॉफिट है, सॉरी इनका जो पूरा ओवरऑल साल का इनका प्रॉफिट है। अब हम देखते हैं इनका बैलेंस शीट, क्योंकि जो एओपी फर्म होती है या जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, इसमें दो चीजें होती हैं। आपकी इनकम स्टेटमेंट है, जो टैक्स पे किए हैं वो क्लेम करने हैं, और उसके साथ साथ जो आपकी बैलेंस शीट है। बस ये दो चीजें, ये तीन चीजें होती हैं और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके एक तो जो एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो इनके जो है ना ये प्लांट फर्नीचर मशीनरी ये आ जाएंगी। अब आप सोचेंगे कि इनके जो है ना प्लांट मशीनरी तो है ही कौन, ये इसमें क्यों लिखेंगे। तो भाई इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 8,50,000 रुपए का इनका फर्नीचर है, कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, स्कैनर हैं, ठीक, उसके बाद मल्टीमीडिया है, कैमरे हैं, ये तमाम चीजें डाल के इनकी ये टोटल अमाउंट ये है। अच्छा, ये इन्होंने जनाब अभी कोई तकरीबन मैं कहता हूँ कि कोई 13,50,000 रुपये अभी इन्होंने लेने हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, बल्कि ना एक काम मैं और करता हूँ, मैं पहले ना यहाँ पे इनके पिछले साल की जो बैलेंस शीट है वो भी यहाँ पे ना उतार लेता हूँ, ताकि आपको दोनों का, क्योंकि हम कंपेरिजन अगर करें तो दोनों का ना कंप्लीट करें। ठीक है, इनका जो है पिछले साल का जो इनके फिक्स एसेट हैं वो इनके हैं 26 लाख के। जो इनके एडवांसेस वगैरह हैं वो हैं इनके 42 लाख के। अच्छा जी, कैश इन हैंड और जो बैंक बैलेंस है इनका, ये है इनका जनाब 16 लाख। ठीक है, अदर इनके एसेट्स जो हैं 44 लाख। तो ये जो टोटल इनके होगी जो किधर चलेगा एसेट्स, हाँ इसको मैं यहाँ पे फार्मूला लगा ही देता हूँ। इसको इधर कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ कॉपी कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ले जी, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है,
अच्छा जी, ये इनका टोटल होगा एसेट्स कितने, 1 करोड़ 29 लाख के। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखें 1 करोड़ 29 लाख इनके एसेट्स हैं। अब इसमें से इन्होंने कोई 1 करोड़ 15 लाख रुपए, वो तो इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है ना, ठीक है। बाकी इनकी कोई 10 लाख इनकी जो है वो पिछले साल में एक लाइबिलिटी है, और 3 लाख इनकी कोई एक और लाइबिलिटी है, यानी कि दो इनकी लाइबिलिटीज है पिछले साल में, ठीक है। ये इनकी टोटल अमाउंट है। अच्छा, अभी हम इस साल के एसेट्स बनाते हैं। इस साल का अगर हम देखें तो फिक्स एसेट इनके सेम है, इन्होंने कोई इंक्रीज नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे इनके जो एडवांसेस हैं, एडवांसेस इनके जनाब कोई 23,50,400, ये इनके ना एडवांस वगैरह जो इन्होंने दिए हुए हैं, वो जो अभी इन्होंने कोई एम्प्लॉइज को एडवांस दिए हैं या इनका भी कोई रिसीवेबल है, वो आ गए। अच्छा, स्टॉक में इनकी कोई चीज नहीं आएगी, क्योंकि इनका जो काम जो है ना वो सारा है दूसरा सर्विसेज का है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनके जो यहाँ पे अदर एसेट्स हैं, इनका जो बैंक बैलेंस है इस दफा, इनका जो इस टाइम जो इनका बैंक बैलेंस है वो है जी 95,67,832 रुपए, ठीक है। ये इनका बैंक बैलेंस है इस दफा का। अच्छा, उसके बाद इनका जो कैपिटल है वो सेम है। बाकी ये जो चीज़ें इनको हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मैं यहाँ पे कंपैरिजन भी साथ साथ निकाल देता हूँ, इक्वल टू ये माइनस ये। अच्छा जी, अब हम इनके एसेट जो है वो पूरे करने हैं। अच्छा, ये इनका जनाब आ गया बैंक बैलेंस, और फिर यहाँ पे इनके आ गए जो एसेट्स में, अच्छा जी, 1 करोड़ 33 लाख इनके एसेट्स हैं, यानी कि इनका को 3,57,000 का इस दफा इनका इंक्रीज एसेट्स इनके बढ़े हैं। वो कैश में हो सकते हैं, बैंक बैलेंस में हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इनका जो कैपिटल है वो इतना ही है, सेम है। और इसमें जो इनकी लाइबिलिटी है, एक इनकी ये लाइबिलिटी, दूसरी लाइबिलिटी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल टू ये माइनस ये। मैं सीधा से इसका फार्मूला लगाता हूँ, ओहो सॉरी, इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस इसमें से ये लाइबिलिटी निकाल दें, तो डिफरेंस आई थिंक है 11,96,601। तो अभी अगर आप देखें तो इनके एसेट्स और लाइबिलिटी ये दोनों चीजें इक्वल हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो इस दफा की इनकी बैलेंस शीट बनती है, जो इनकी बैलेंस शीट है, ठीक है। अब यानी कि टोटल इनकी बैलेंस, अब इनके पास टोटल एसेट्स कितने हो गए, 1 करोड़ 33 लाख के, ठीक है। तो इस साइड में इनकी जो इक्विटी पास प्लस लाइबिलिटी है वो भी 1 करोड़ 33 लाख की पूरी हो गई है। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम जो है ना वो दूसरा मैं सेशन का लिंक भेजूंगा, उसमें हम इनका जो डाटा है वो पुट करना सीखेंगे कि इनका जो है ना वो उस पे वर्किंग जो उधर है पोर्टल पे, वो हमने ना कैसे पे अपलोड करनी है। जी जुबैर साहब, डॉक्टर साहब। सर बैंक्स के जरिए जो रेमिटेंस आती है उसके लिए बैंक एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसे कहते हैं पीआरसी। जी, पीआरसी सर्टिफिकेट ले लें या पीआरसी स्टेटमेंट ले लें बैंक से। सर वो रिटर्न के साथ अटैच करना जरूरी है, और उसके बाद शायद वो एफआईआर एक्सेप्ट नहीं करते नहीं 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 नहीं, रिटर्न को। अटैच करने की जरूरत नहीं होती। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं ना उस वक्त वहां पे कोई अटैचमेंट आपको करने की जरूरत कोई नहीं होती, ठीक है। अगर आप कर भी दें तो फिर भी कोई मसला नहीं, लेकिन अटैच की जरूरत नहीं होती। आपने एक तो ये फाइनेंशियल बनाया है ना, इस तरह के फाइनेंशियल बना के जो कंपनी के जो पार्टनर होते हैं, जो एओपी के पार्टनर, उनके साइन करवा के स्टैंप लगा के आपने यहाँ पे देख रहे हैं ये जो फाइनल अकाउंट्स हैं यहाँ पे अटैच कर दें, या आप इधर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है यहाँ पे, इनमें से आप यहाँ पे इनके वो अकाउंट जो है वो अटैच कर दें, ठीक है। तो आपको अगर कल को नोटिस आता है, वो कहते हैं हाँ जी आपने अगर इतनी रेमिटेंस शो की है तो इसके ना वो को बताएं कहाँ पे रेमिटेंस है, फिर आप वो पीआरसी सर्टिफिकेट और वो जो पीआरसी स्टेटमेंट है वो आप अटैच करके उनको भेजें। दूसरा सर, ये ऑनलाइन सर्विसेज पे एफबीआई ने 5% टैक्स लगा दिया है। अब जी जो आगे रिटर्न फाइल करते हैं उसमें ये 5% जो है एक्सपेंस में चला जाएगा। हाँ, नहीं वो इनका क्लेम, वो जैसे हम बाकी एक्सपेंस क्लेम करते हैं ना, वो उन्होंने एडवांस टैक्स लगाया है ना, ठीक है। तो जी। वो इनका सालाना जो इनका जब रिटर्न फाइल करेंगे बनाएंगे अपनी, उसमें अपना रेवेन्यू शो करेंगे, तो उसके अंदर फिर देखेंगे वो इनका जैसे हम बाकी टैक्स क्लेम करते हैं ना, जैसे हम सैलरी का कहते हैं कि जो काट जाता है फिर साल बाद हम उसकी वर्किंग करके बताते हैं कितना हमने टैक्स पे किया है, उसकी भी उसी तरह ट्रीटमेंट होगी। उसका एक अलहदा बकायदा ये रिटर्न फॉर्म के अंदर उसका सेक्शन बनाएंगे, देंगे ये कि डिजिटल सर्विसेज के ऊपर जो अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ना नया, उसका प्रॉपर ये सेक्शन बनाएंगे उसके अंदर रिटर्न फॉर्म के अंदर, 2026 के रिटर्न फॉर्म के अंदर और ये 27 के रिटर्न फॉर्म के अंदर।
अच्छा सर, एक्सपेंस जो है वो दो तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। जी दोनों की तफसील दर्ज करनी है और फिर उसको कैलकुलेट करना है। जी बिल्कुल। जी ठीक। जी जुबैर साहब, अच्छा कोई और? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थोड़ा सा ऊंची बोलें। तो सर मैंने ये पूछना था कि ये मतलब एओपी की जो इनकम होती है, जी तो वो जैसे पर्सनल में तो हम करते हैं ना कि वहां से उठा के रिकॉन्सिलिएशन में ले जाते हैं, तो वहां पर वेल्थ में शो हो जाती है। हाँ, तो इसकी जो इनकम है इसको आगे किस तरह फॉरवर्ड करेंगे? ये इनकम में जैसे हमने स्टेट कर दिया, उसका टैक्स दे दिया, ठीक है, कंपटीशन में जाके वो शो हो गया कि इतनी इनकम है, उसके बाद उसको आगे क्या करना होता है इसको आगे मतलब इस इनकम को? इसको आगे आपने कुछ नहीं करना होता। इसको फिर ये होता है कि अगर तो इसको पार्टनर्स हैं जो, वो अगर इनको इसको इसका जो यहाँ पे इनको प्रॉफिट आ गया, अगर वो आपस में बांट लेते हैं, बांटने के बाद अगर वो कहते हैं कि अब हमने इसको अपनी पर्सनल भी लेके जाना, अपनी पर्सनल रिटर्न के अंदर इसको जाके शो करना है, ठीक है, तो ये पर्सनल रिटर्न के ठीक अंदर है। ना एक टैब होता है कि प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम एओपी, ठीक है, वहां पे जाके बिल्कुल अमाउंट सही। शो की जाती है। उसके ऊपर फिर अगर आपने एओपी के अंदर अगर ठीक आपने है उस सर। अमाउंट के ऊपर टैक्स दिया है, तो फिर वहां पे आपको टैक्स अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर आपने टैक्स नहीं दिया, तो वहां पे जाके फिर आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। मैं अभी आपको ना वो रिटर्न का फॉर्म ओपन करके दिखाता हूँ, ठहरें। ठीक है सर। मैं यहाँ पे 35,101 अच्छा, इसकी जो एओपी की इनकम होगी ये इसकी बैलेंस शीट में शो हो रही होगी कि इसके पास इस वक्त इनकम कितनी है, टोटल एसेट्स कितने हो गए हैं इंक्लूडिंग इस साल की इनकम? हाँ, वो हम उसमें डालते हैं ना, जब हम अटैच करते हैं ना बैलेंस शीट के साथ चीज, हम इस पे पूरे जो एओपी जब फाइलिंग करते हैं ना, उसके साथ हमने इसके वो फाइनेंशियल लगाने होते हैं बना के, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बना के हमें साथ लगानी होती है। ठीक है, और उसमें आगे डिवीजन भी करनी होती है? हाँ जी बिल्कुल।